हमें दिन रात मरना चाहिए था, मियाँ कुछ कर गुजरना चाहिए था। हमें दिन रात मरना चाहिए था, मियाँ कुछ कर गुजरना चाहिए था। अकेली रात बिस्तर पर पड़ी है, मुझे इस दिन से डरना चाहिए था। मित्रों, आप जहाँ भी हैं, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो उठिए और भागिए, दौड़िए, तब तक दौड़िए इस रेस में जब तक कि आपको आपकी सफलता नहीं मिल जाती है। और वो सफलता, जिस सफलता को आप सपने के रूप में लेकर के घर से निकले हैं और यहाँ पर आए हुए हैं, जिस सफलता को प्राप्त करके आप अपना और अपने परिवार का सपना पूरा कर सकते हैं, उस सफलता को पाने के लिए दिन रात मेहनत करिए। और ऐसा दिन ही ना देखने को मिले कि आप ये कह पाएँ कभी एक रात बैठ करके कि हमें दिन रात मरना चाहिए था, मियाँ कुछ कर गुजरना चाहिए था। नमस्कार साथियों, मैं डी कुमार आपका आपके अपने ज्ञान वाले प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान का हम लोगों का चल रहा है संसद वाला पार्ट। संसद में हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिया है, तीसरा आज हम लोगों का है। इस तीसरे पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे संसद की उन प्रक्रियाओं को, जिन प्रक्रियाओं के तहत कानून बनते हैं। कोई विधेयक आता है, कानून बनता है, और उसका किस किस प्रक्रियाओं के तहत पालन करते हुए कानून बनाया जाता है। राष्ट्रपति क्या करता है, संसद क्या करती है, राज्यसभा क्या करती है, लोकसभा क्या करती है, कितनी शक्तियां किसके पास क्या क्या है। इसके अलावा आज हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि संसद में जो समितियां होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी समितियां होती हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। तो आइए लेट ना करें हम लोग और स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है साथियों कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर दबाइए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आज का जो पहला लाइन है आपके सामने है। पहला लाइन है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो ये बात सही है। इसके अलावा कारण बता रहा है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ये भी बात सही है, इसलिए कर ही सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है इस कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। एक वर्ष में कम से कम संसद की कितनी बैठकें होना आवश्यक हैं? तो साथियों, आपको पता होना चाहिए कि 2 बार। ये आपको पता भी है, बहुत आसान सा सवाल है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक का अधिक अंतराल कितने समय का होना चाहिए? यानी कि 6 महीने से अधिक का अंतराल 2 सदनों के बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट लाइन है साथियों, भारत के संविधान में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये बात सही है, नहीं होगा। इसके अलावा संसद राष्ट्रपति और सदन, दोनों सदन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनेगी। तो ये भी बातें आप जान रहे हैं कि ये बात सही है। क्यों? क्योंकि आपको ये भी पता है कि जो संसद बनती है वह संसद 3 लोगों से मिलकर के बनती है। कैसे? एक होती है लोकसभा, और इसके बाद एक होती है राज्यसभा, और इसके बाद एक राष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो इस तरह से ये मिल करके संसद का निर्माण करते हैं। संसद के आप 2 सदनों और राष्ट्रपति को मिला करके आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं हम लोग। भारतीय संसद बनाती है बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ऐसी लाइन हम लोगों ने ऊपर देख लिया। संसद का अन्य भाग नहीं है, यानी कि अन्य भाग नहीं है। कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति केवल और केवल राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं, राज्यसभा के ये सदस्य नहीं होते हैं साथियों। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ना तो ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं और ना ही संसद के सदस्य माने जाते हैं। ये वोटिंग कर सकते हैं राज्यसभा के उसमें किसी भी विधेयक पर, लेकिन तब जबकि कोई विधेयक पर बराबर का वोटिंग हो चुका हो, तो ये टाई की स्थिति में क्या करेंगे? फाइनल वोट दे सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, संसद के अधिकारियों से सम्मिलित है।
इसमें संसद के अधिकारियों में होना चाहिए, सम्मिलित है कौन कौन से, तो इसमें होगा अध्यक्ष लोकसभा के, उपाध्यक्ष लोकसभा के, महासचिव लोकसभा के और अध्यक्ष राज्यसभा के। ये सभापति होते हैं, अध्यक्ष यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरह से इतने लोग होते हैं अधिकारी जो कि संसद के होते हैं। अगली लाइन है साथियों, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो वह समय जो है साथियों 60 दिन का है। 60 दिन तक यदि कोई सदस्य संसद को बिना सूचित किए हुए संसद से गायब रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। नेक्स्ट लाइन है, सर्वप्रथम एक संसद या विधायक, यहाँ पर सांसद होना चाहिए, को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो ऐसा है राज्यसभा का सदस्यता। नेक्स्ट लाइन है, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है कौन सा अनुच्छेद, तो 105 है जो इनके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। ठीक है, तो इस तरह से उसके प्रस्ताव को उठाया जा सकता है, विशेषाधिकार के प्रस्ताव। ठीक है, यहाँ पर है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। राज्यसभा राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचनों में जो ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि दोनों को चुनने में भागीदार होता है तो वह कौन होता है, तो यहाँ पर आपको पता है कि लोकसभा के सदस्यों का जब चुनाव होता है तो एज ए नागरिक के तौर पर वह लोकसभा के चुनाव में भाग लेता है, तब भी वो लोकसभा के सदस्यों को भी चुनता है। राज्यसभा का जब चुनाव होता है राज्यसभा के सभा के सदस्यों का, तो राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव होता है, तो उसमें विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं जो सदस्य, वही भेजे जाते हैं राज्यसभा में। तो यहाँ पर भी ये होते हैं। तो यहाँ पर विधानसभा के जो सदस्य हैं ये विधानसभा के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को चुनते हैं। आगे हम लोग देखते हैं साथियों, आपको एक और जानकारी दे दें कि यदि आप ये PDF जो पढ़ा रहे हैं हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप जुड़ें ज्ञानालय के, और इस ज्ञानालय के टेलीग्राम पर जुड़ने के बाद आप वहां से PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है साथियों, किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। नेक्स्ट लाइन है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। वो कौन कौन से कानून हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु या संबंधित राज्य की सहमति से बना सकते हैं, या राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लागू होने की अवस्था हो तब बना सकते हैं, या नेक्स्ट लाइन है साथियों कि राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह कहे कि यह विधेयक या यह कानून बनाने लायक है राज्य संसद के द्वारा, तब भी ये बना सकते हैं। अगली लाइन है साथियों, भारतीय संसद राज्य सूची से विषयों पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू जब होता है तब। ठीक है, अगली लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। राज्य की सहमति हो या ना हो, यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है कि जिसे लागू करना राष्ट्रीय हित में सही है तो उस पर कानून संसद बना सकती है, उसमें किसी राज्य से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है, वो कौन है, तो वह है संसद। नेक्स्ट है,
धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, वह क्रियाविधि है। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इससे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर देती है। साथियों, कोई भी विधेयक हो, धन विधेयक या वित्त विधेयक, अगर ऐसा कोई विधेयक होता है जो लोकसभा के पास भेजा जाता है तो उसके पास राज्यसभा के पास भेजा जाता है, तो इस तरह के विधेयक पर राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां होती हैं। उसमें वह सिफारिश कर सकता है, कुछ संशोधनों के लिए वह सिफारिश कर सकता है, वह उसमें संशोधन नहीं कर सकता है। इस स्थिति में आपको यह जानकारी पहले से हुई होगी कि कोई भी वित्त विधेयक हो या धन विधेयक हो तो उसमें अधिकांशतः शक्ति जो होती है लोकसभा को होती है और यह विधेयक लोकसभा में ही पेश भी किए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन है, सदन का अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी भी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना कहलाती है बैठ जाना। ठीक है, आगे देखिएगा, यील्डिंग द फ्लोर। नेक्स्ट देखिएगा, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है। किस संसदीय व्यवस्था की? तो भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है। शून्यकाल आपको बताएं, जैसे जब दिन में 12 बजता है तो 12 के बाद फिर 1 बजता है, इस 12 और 1 के बीच में आप देखेंगे शून्य मान लीजिए, तो इसी को शून्य काल कहा जाता है। इसी काल में 12 से 1 के बीच में जो ये काल है, इसी काल में क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। इस प्रश्नकाल में कोई भी सांसद जो हो वह सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहाँ पर पूछ सकता है या उठा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा साथियों, नेक्स्ट लाइन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है। तो ये आपको हमने बता दिया 1 घंटे का। संसद में शून्यकाल का समय जो होता है वो कब होता है? तो आपको हमने बता दिया 12 से 1 बजे तक होता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 253 के तहत। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है, ये हमने पहले ही बता दिया। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा ने उसे कितने दिनों तक कार्यवाही नहीं किया? तो 14 दिनों तक। अगर उसने उसको रोक करके रखा तो वह विधेयक पारित मान लिया जाएगा। राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने के बाद इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर? तो 14 दिनों के अंदर। साथियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। साथियों, आगे हम लोगों की है लाइन, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे पारित किया जाना होता है उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा या स्पीकर करता है। यदि संसद का संयुक्त अधिवेशन है तो उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा साथियों, क्योंकि ये भूलता बहुत है। उसमें ये दिमाग में आता है कि राज्यसभा उच्च सदन है तो हो सकता है राज्यसभा के सभापति करते हों, उपराष्ट्रपति जिसको कहते हैं हम लोग, लेकिन वो नहीं, संसद के निचले सदन के अध्यक्ष करते हैं। आगे देखिएगा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। कब? एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित कराने के लिए जिस पर दोनों सदनों में गतिरोध हो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है वह किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो वह 108 के तहत बुलाई जाती है। नेक्स्ट लाइन साथियों हम लोगों के पास है, लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक जो हुई वह कब हुई थी? तो वह 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल पारित करने के लिए हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में।
यहाँ पर दूसरी संयुक्त बैठक की बात की गई है। दूसरी वाले में क्या किया गया, बैंक सेवा आयोग की बात की गई है। प्रथम वाले में जो बातें हुई हैं उसमें दहेज उन्मूलन की बातें की गई थी। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है साधारण विधि निर्माण की स्थिति में। यानी कि कोई साधारण विधि बनाना हो तभी ये बुलाया जा सकता है। अगर संविधान में संशोधन करना है तो संविधान में संशोधन की स्थिति में ये विधेयक इस तरह से नहीं बुलाया जा सकता, संसद के संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। आगे देखिएगा, कोई कानूनी विधेयक रखा जा सकता है दोनों में से संसद के किसी भी एक पटल पर। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटित होने पर व्यपगत नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि राज्यसभा में कोई विधेयक जो है वह लोकसभा के द्वारा पारित नहीं किया गया है और वह इसके राज्यसभा में लंबित है तो वह विघटित नहीं होता है जब लोकसभा विघटन के उपरांत। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उसको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है क्या चीज़, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता, ये भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। जबकि राष्ट्रपति हो गए या लोकसभा राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष हो गए या उपराष्ट्रपति जिसको आप सभापति भी कहते हैं, इन सभी का वेतन क्या होता है, वेतन भत्ता या ये जो होते हैं आपके न्यायालय के, तो इन न्यायालय के जो जज वगैरह हैं उनके भी, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनके क्या होते हैं वेतन भत्ते इसी पर भारित होते हैं। आगे देखिए साथियों, भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, तो ये आपको हमने बताया भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय नहीं है, यह है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलते हैं। इनको जो वेतन और भत्ता मिलता है वह वेतन और भत्ता राज्यसभा के सभापतित्व का मिलता है। उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं प्राप्त होते हैं। अगली लाइन है साथियों, भारत की संचित निधि से निकालने के लिए धन को अगर निकालना है तो किसका परमिशन लेना आवश्यक होता है, तो भारत की संसद का परमिशन लेना आवश्यक होता है। भारत की संचित निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं संसदीय स्वीकृति से पूर्व। यदि संसद की स्वीकृति नहीं मिली है और यदि संचित निधि से निकालना है तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा ऐसे व्यय के लिए अनुमोदन किया जा सकता है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है, कहाँ पर, भारत की संचित निधि में। आगे देखिएगा साथियों, संविधान के धन विधेयक को पारित किया गया। संविधान का जो धन विधेयक है वह पारित किया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो वह होता है 110 के अंतर्गत। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक के बारे में कुछ बातें हैं जिनको हम लोगों को जानना जरूरी होता है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होता है कि यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के लिए लौटा देना आवश्यक होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। यदि संसद द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है तो संसद के द्वारा पारित इस विधेयक पर राष्ट्रपति को साइन करना अनिवार्य ही होता है। नेक्स्ट लाइन है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर किसी विधेयक को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे सीधे जो है लौटा सकती है लोकसभा को।
वे विषय जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किया गया है। वो कौन है? तो ऐसा विधेयक है कर से संबंधित उपबंध, उधार या ऋण लेने से संबंधित उपबंध, या संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध। ठीक है। नेक्स्ट लाइन हम लोगों के सामने है साथियों कि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे क्या होगा? संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन अगर से वह 110 के अंतर्गत धन विधेयक या वित्त विधेयक है तो उसे क्या करना होगा? उसे लोकसभा में ही पेश करना होगा। बजट पर संसद के नियंत्रक के विषय में सही है क्या? बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है, यहाँ पर है। और संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसके अलावा है संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति भी प्राप्त नहीं होती है। तो इसमें तीनों लाइनों का हम बताएं यदि आपको साथियों, तो बजट जो निर्माण करती है यह शक्ति इसके संसद के ये पास नहीं होती है, बल्कि बजट निर्माण का कार्य जो होता है यह सरकार करती है, सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई जो आरोपित करने की शक्ति जो है वो नहीं प्राप्त होती है। अगर कोई कर लगाना है तो भी राष्ट्रपति सिफारिश करेंगे, और यदि कर हटाना है तो भी राष्ट्रपति का पहले ही साइन हो जाता है। आगे देखिएगा साथियों, भारत के लोक बिल पर संसदीय नियंत्रण रखने का काम आने वाली विधियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें देखिएगा संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा साथियों, संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला जो ये बजट होता है हमारे किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कहीं पर भी बजट शब्द नहीं लिखा गया है, बल्कि बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना जो होता है यह क्या है? संसद के नियंत्रण के अधीन है। अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदानों का प्रावधान भी क्या होता है? संसद के नियंत्रण में आता है। नेक्स्ट है संसद में वित्तीय विधेयक का प्रस्तुत किया जाना भी क्या होता है? इसके अधीन आता है। नेक्स्ट है संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी कौन है? तो आर्थिक कार्य विभाग है उत्तरदायी। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर सकता है या कर देगा। क्यों? यह इसलिए होता है साथियों कि यदि आप बजट भी नहीं पास करवा पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको संसद के लोकसभा में अल्पमत है, और अल्पमत की स्थिति में कोई भी सरकार की बनाने की स्थिति में नहीं होता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री महोदय को त्यागपत्र देना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा। व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर के आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी बजट के प्रस्तुत होने से पूर्व। अधिकांशतः आप देखेंगे कि जैसे कल बजट पेश होने वाला है तो आज क्या किया जाता है? इसमें आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है। आगे देखिएगा साथियों, लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमोदन या अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संसद की निधि से धन निकालने का। ये लेखा अनुदान क्या है साथियों? इसके बारे में यदि हम आपको बताएं तो लेखा अनुदान ऐसा अनुदान होता है जो जब तक बजट पेश किया जाता हो, पास होता है, पेश किए जाने और पास होने दोनों के बीच में एक लंबा अंतराल भी हो सकता है कि 15-20 दिन या महीनों का लग जाए। तो इस तरह से इस दौर में जो खर्चे होने वाले होते हैं उस खर्चे के लिए इसी बजट में से कुछ निश्चित अनुमोदन कर दिया जाता है, जिसे लेखानुदान कहा जाता है। बाद में उसको उतना कम करके पास हो जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होता है, तभी ऐसा किया जाता है। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच में अंतर क्या है? तो अंतरिम बजट साथियों ये होता है जब पूरे साल के लिए बजट ना पेश किया जाना हो, कुछ ही समय के लिए, तो वह अंतरिम बजट होता है। लेखानुमोदन जो होता है साथियों, यह जब बजट पेश किया गया, जब तक पास होना है तब तक के लिए बजट होता है, और अंतरिम बजट जो होता है 4-6 महीने के लिए होता है। यहाँ पर देखिएगा, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट जो होता है में व्यय तथा आवाती दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें यही कहा गया है कि जब आप लंबे समय तक के लिए 4-6 महीने तक के लिए जब बजट पेश करेंगे तो उसमें आय और व्यय दोनों ही होता है, लेकिन लेखानुमोदन जो होता है वह जब तक बजट पास होना है तब तक के लिए आपके खर्चे चलाने के लिए ही केवल धन पास किया जाता है। व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है अनुदान के अनुरोध के रूप में। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है लोकसभा में। हम इस चीज़ को पहले ही आपको बता चुके हैं साथियों। नेक्स्ट लाइन है, सामान्य वित्तीय विधेयक या विधायन के चरण कौन से होते हैं? तो बजट का प्रस्तुत किया जाना, बजट पर चर्चा किया जाना, विनियोग विधेयक को पारित किया जाना और फिर वित्त विधेयक को पारित कर दिया जाना। ठीक है। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। अब यहाँ पर हमने इस चीज़ को पहले ही आपको बता दिया था साथियों कि भारत के राष्ट्रपति के पास जब कोई भी विधेयक जाता है, धन विधेयक या वित्त विधेयक, तो उस पर वह सहमति देने के लिए बाध्य होता है। क्यों? क्योंकि वह पहले से ही सिफारिश कर चुका होता है उस विधेयक की संसद में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व। तो जब वह पहले ही सिफारिश किए हैं तो उसको कैसे वह नाकार सकते हैं? तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित यदि विधेयक है तो यह पूर्व स्वीकृति से ही संसद में पेश किया जाता है। इसके अलावा ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्य का हित निर्धारित हो या निहित हो तो उसको भी पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। इसके अलावा राज्यों की सीमाओं में फेरबदल अगर करना है तो उसके लिए भी क्या करना होगा? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी, और धन विधेयक के संदर्भ में हमने आपको बताया ही। अगली लाइन है साथियों, संदर्भित संबंध संघीय बजट से है तो कटौती प्रस्ताव जो होता है या संघीय बजट में होता है। एक बार पुनः सर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सर जी लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं मित्रों अगली लाइन। पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी होगी? तो वह 18 वर्ष का है। यानी कि 18 वर्ष का जब आप हो जाते हैं तब आपको कानूनन अधिकार मिल जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति है तो उसे वोट डालने के लिए 18 वर्ष होना अनिवार्य होता है, या कोई व्यक्ति है तो वह वयस्क जो माना जाता है 18 वर्ष तक ही माना जाता है। 18 वर्ष के पहले जो होता है उसको कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। भारतीय राजनीति के संदर्भ में कथन कौन सा सही है? तो इसमें एक ही कथन जो सही है वही दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये बातें सही हैं। संसद की एक सबसे बड़ी समिति है, वो कौन सी समिति है? तो वह है प्राक्कलन समिति। साथियों, संसद की सबसे बड़ी जो समिति होती है वह प्राक्कलन समिति होती है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, इससे बहुत बार पूछा गया है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वह कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है यह क्या होता है? संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद में बोलने का अधिकार इसको होता है। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा
एवं राज्यसभा से लिया जाता है किस क्रम में? तो 2 और 1 के अनुपात में, यानी कि यदि 20 सदस्य लोकसभा से लिए गए हैं तो 10 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट लाइन है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित किया स्थगन प्रस्ताव को। तारांकित प्रश्नों के विषय में सही हैं तो उत्तर मौखिक दिए जाते हैं तारांकित प्रश्नों के, और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं तारांकित प्रश्नों के। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। यदि किसी मंत्री को नियुक्त किया जाना होता है साथियों, तो प्रधानमंत्री उस पर सिफारिश करते हैं कि यह मंत्रालय इनको नियुक्त किया जाए इसमें, तो उसी सिफारिश के आधार पर उस व्यक्ति को वो मंत्रालय दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संसद का सचिवालय जो है वह सरकार से स्वतंत्र है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित होती है संसद की संप्रभुता साथियों। नेक्स्ट है, अच्छा आपको ये भी बताना है कि यहाँ पर जो संप्रभुता है, संप्रभुता शब्द जो है यह पहली बार किसने दिया था? यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह जरूर बताना चाहिए। अगली लाइन है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था कब? तो 13 मई 2002 को। वह कौन राष्ट्रपति नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया? तो विट्ठल भाई पटेल जो थे वह 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष या स्पीकर चुने गए थे। आपको साथियों बताएं कि उस टाइम पर जो एक केंद्रीय विधानसभा है, जब स्वतंत्रता हमें नहीं प्राप्त हुई थी तो केंद्रीय विधानसभा जो है यह क्या होती थी? लोकसभा जो हमारी है वह केंद्रीय विधानसभा होती थी। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उसे क्या कह दिया गया? लोकसभा कर दिया गया। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। अगली लाइन है साथियों, संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। नेक्स्ट है, विभिन्न मंत्रालयों में भारतीय सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आकलन समिति में ये प्रतिनिधित्व क्या होता है? नहीं होता है। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है कहाँ पर? संसद को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ पर प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम का तथा कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिए। ऑडिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल, ऑडिटर जनरल, इस तरह से होते हैं साथियों, कैग वाले जो होते हैं, तो इस तरह से इनको कहा जाता है। लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं कितने? 22 सदस्य होते हैं। इसमें से 15 कहाँ से होते हैं? ये लोकसभा से होंगे। 7 कहाँ से होंगे? राज्यसभा से होंगे। लोक लेखा की संसदीय समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। यहाँ पर सुमेल की बात की गई है। लोक लेखा समिति जो होती है, वित्तीय समिति होती है, याचिका समिति, कार्यकारी समिति होती है, स्टॉक बाजार या स्कैम संयुक्त समिति जो होती है वो तदर्थ समिति के अंतर्गत आती है। विभागीय समितियाँ जो होती हैं स्टैंडिंग समिति कहलाती हैं। आगे देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है तो एस्टीमेट कमेटी से संबद्ध नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति गठित की जाती है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा।
भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं कौन कौन सी? तो वित्तीय समितियों में सार्वजनिक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समितियां हैं। संसदीय समिति गठित की गई है सार्वजनिक उद्यमों के बारे में और सरकारी आश्वासनों के बारे में और आकलनों के बारे में अध्ययन के लिए। अगली लाइन है साथियों, 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में कितने लोग शामिल थे? तो 20 सदस्य थे लोकसभा से और 10 सदस्य थे राज्यसभा से। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसदीय संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो अध्यक्ष जो थे वो PC चाकू थे। नेक्स्ट और आखिरी लाइन है साथियों, भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है संसदीय समितियों के माध्यम से। तो इस तरह से साथियों हमने इस पार्ट को भी कवर किया। इसके बाद एक पार्ट और है संसद का। संसद को हम लोग 4 पार्टों में कवर किए। इसका एक मास्टर वीडियो भी हम दे सकते थे, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाता, उसको पढ़ने में या देखने में मन नहीं लगता, उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं बन पाता, इसलिए हमने इसको 4 भागों में तोड़ दिया है। और जिसमें से एक हमने लोकसभा पढ़ाया, एक राज्यसभा, और इसमें हमने आपको बताया है कि उसकी प्रक्रियाएं क्या होती हैं संसद की, और संसद की समितियां कौन कौन सी होती हैं, क्या कार्य होते हैं, किस तरह से समितियां अभी तक बनी हैं। तो इतना आप लोगों को अगर कवर हो गया है तो नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत आसानी से, इस बहुत छोटा सा पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। मित्रों, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस ज्ञानालय परिवार से जुड़िए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और ये सब करिए ना करिए, कुछ भी मत करिए, लेकिन अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दिन रात मेहनत ज़रूर करिए साथियों। अपनी सफलता को पाने के लिए बहुत आगे बढ़िए, यही हमारी ईश्वर से और आपसे भी प्रार्थना रहेगी। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।